हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँगा आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, क्लास 12th का। टॉपिक का नाम है राजा, किसान और नगर, यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसको इसमें क्या पढ़ना है? मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, ठीक है ना। उनके राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को जानना है। तो इस वीडियो का लेक्चर करीब करीब आपको 4 पार्ट में आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि लंबा चैप्टर है इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 पार्ट में आएगी और ज़्यादा क्वेश्चन देख के भी आप लोग घबराएंगे नहीं। कारण है कि इसमें बहुत सारे चीज़ मतलब बहुत डीप में बताई गई है कि मान लीजिए कि आपको जितनी जानकारी चाहिए उतनी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले कि अगर कोई व्यक्ति ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करें कि इसको सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप 12th अगर आप आर्ट्स से हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 12th आर्ट्स से हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस चैनल को ज़रूर देखेंगे। ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं इनका परिचय, ठीक है ना। इसका परिचय, अब देखिए परिचय में क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे, ठीक है। परिचय है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, ठीक है ना, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1507 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो भारतीय इतिहास का विषय वस्तु था वो ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित था। किस पे केंद्रित था? ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित था। कब से कब? 1507 से 1000 ईसा पूर्व तक। ये जो काल था ये क्या था कि ऋग्वैदिक काल पे केंद्रित था, ठीक है ना। इसी काल में जो हड़प्पा सभ्यता का काल था यानी 1507 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था, इसी काल में क्या हुआ था कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसी काल में क्या हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है कि ऋग्वेदिक इस मतलब ऋग्वेदिक से ही पता चलता है, ऋग्वेदिक काल से ही पता चलता है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में, ठीक है। फिर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो विपरीत वैदिक कालीन सभ्यता थी, ठीक है ना, वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा काल के विपरीत जो सभ्यताएं थी क्या थी? ग्रामीण सभ्यताएं थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1600 ईसा पूर्व तक जो उत्तर वैदिक के जो 3 वेदों की रचनाएं हुई थी, जैसे में वो वेद कौन कौन से थे? जैसे में सामवेद थे, यजुर्वेद थे, अर्थवेद थे, ठीक है ना। इनकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। फिर कह रहा है कि इस काल में जो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी। कब गिरावट आई थी? ऋग्वैदिक काल के बाद। पहले नहीं, पहले तो स्थिति अच्छी थी, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल के बाद क्या हुआ था कि महिलाओं की स्थिति क्या हुआ था? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, ठीक है ना। और इसी काल में जो वर्ण समाज था, वर्ण समाज 4 भागों में बट गया था, ठीक है ना। अब कौन कौन से थे वो? उसमें थे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ये 4 जाति है मतलब संप्रदाय में बट गई थी, ठीक है ना। और इसी दौरान क्या था कि 16 महाजनपद क्या थे? अस्तित्व में आए थे। क्या आए थे? 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे, ठीक है ना। उनके बारे में हम नीचे बात करेंगे कि कौन कौन से वो सारे थे, ठीक है ना। अभी 16 महाजनपद जो अस्तित्व में आए थे इसमें कुछ राजतंत्रात्मक थे, यानी कि कुछ को राजा चलाता था और कुछ प्रजा के द्वारा चलती थी, ठीक है ना। तो ये इसका परिचय है, कुल इसका परिचय है, ठीक है ना। आइए नीचे चलते हैं। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए या प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में बताइए। यानी कुल मिलाकर कह रहा है कि हमको अगर इतिहास जानना है तो उसका स्रोत क्या क्या है। तो इतिहास जानना है तो स्रोत क्या है? तो यहाँ पे सीधा क्या जोड़ दिया है? मौर्यकालीन, ठीक है ना। तो मौर्यकालीन इतिहास जानने का स्रोत बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। किस किस चीज़ पे? साहित्यिक स्रोत पे, पुरातात्विक स्रोत पे और विदेशी यात्रियों के विवरण पे। अभी साहित्यिक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, विदेशी यात्रियों के विवरण क्या है, इसको बताते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है? जो पुराने जो लिखे जा चुके हैं, वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, वो क्या है? साहित्यिक स्रोत है। फिर उसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे आपका सिक्का, ठीक है ना, सिक्का,
जो पुराने जिसके द्वारा पत्थर पे जो गूंदे गए थे वो सारे चीज़ थे। उसके बाद में मिट्टी के जो भी बने वस्तु थे वो थे, ठीक है ना। तो ये सब क्या आ जाएंगे, पूरा तात्विक, यानी पुराने जो भी चीज़ थे वो पूरा तात्विक स्रोत। विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण में जैसे फायान, ह्वेनसांग, ठीक है ना, इन सब यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया और जो देखा उसको क्या किया कि लिख कर छोड़ गया। उसी मैंने उसके द्वारा लिखे गए वस्तुओं को, चीज़ों को पढ़कर इतिहास जानने की क्या होती है, माने इतिहास जानने का स्रोत प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें आप जान गए कि इतिहास जानने का कौन सा स्रोत है, तीन स्रोत है, ये तीनों स्रोत हैं, ठीक। आइए आगे जानते हैं, ठीक है। ये तीन स्रोत आपको बता दिए। अब आते हैं मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी, ठीक है ना, साहित्यक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है। साहित्यक और पुरातात्विक स्रोत से भी प्राप्त होती है और विदेशी यात्रियों से भी प्राप्त है। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, लैंग्वेज में है, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी आपको समझाना जरूरी है। तो क्या है कि मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी क्या है, साहित्यक और पुरातात्विक स्रोत दोनों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि साहित्यक स्रोतों में यूनानी यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया वृत्तांत है। जो साहित्यक स्रोत है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि साहित्यक स्रोत में यूनानी यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया या उसके पहले भी और भी जो लोग थे उनके द्वारा लिखा गया क्या है, वृत्तांत है, यानी कहानियाँ हैं। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। फिर इसके साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के जो पौराणिक ग्रंथ हैं यानी पुराने ग्रंथ हैं वो भी हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि संस्कृत में लिखे गए कुछ ग्रंथ मौजूद हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। यह अभिलेख अशोक के विचारों की अच्छी जानकारी देता है। अब देखिए कुल मिलाकर कह रहा है कि ये जो भी यात्री भारत में आए, इन यात्रियों के द्वारा जो भी विवरण लिखे गए उसके द्वारा भारत के बारे में पता चलता है। फिर कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। फिर जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें भी हमारे भारत के बारे में पता चलता है, इतिहास के बारे में। फिर संस्कृत में जो कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं उससे भी पता चलता है कि हाँ कि भारत में क्या था, कैसे था, ये सब पता चलता है। फिर पुरातात्विक अवशेष में जैसे में अशोक का अभिलेख है जो कि पत्थरों पे गुंदवाए गए थे, उससे भी पता चलता है भारत के बारे में, ठीक है। इसके बाद में अशोक के बारे में इसे सबसे ज़्यादा पता चलता है कि आखिर उसने क्या सोचा, किस लिए, क्यों लिखवाया, ये सब बारे पता चलता है। फिर इसके बाद में इसी पर धर्म प्रचार का उल्लेख भी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि भारत का इतिहास कैसे पता चला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन में था कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए या प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन का स्रोत के बारे में बताइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए अन्य स्रोत का उल्लेख करें, ठीक है ना। क्या है, अन्य स्रोत का उल्लेख करें, ठीक है। किसको जानने के लिए, भारतीय इतिहास को जानने के लिए अन्य स्रोतों का क्या करें, उल्लेख करें। अब इसको देखते हैं। कह रहे कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए अन्य स्रोत क्या है, तो अन्य स्रोत में फिर वही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज का जो लिखा गया इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया किताब था उसका नाम क्या था, इंडिका था, ठीक है ना। उससे किस चीज़ का पता चलता है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर कहता है कि जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें क्या है, तो प्रमुख स्रोत में आता है आपको कालिदास जो थे, कालिदास उनके द्वारा लिखा गया कुछ किताबें हैं, जैसे में कुछ कालिदास थे, रघुवंश थे, शूद्रक है, मृच्छकटिकम है, ठीक है ना। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है इन सब चीज़ों से जो कालिदास द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। फिर कह रहा है कि विष्णु पुराण, ठीक है ना, विष्णु पुराण मौर्य शासकों की जानकारी देता है। विष्णु जो पुराण है लिखा गया है उससे भी मौर्य शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। किन से प्राप्त होती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। फिर कालिदास की किताबों जो लिखी गई हैं, किताबें जो लिखी गई हैं उससे भी प्राप्त होती हैं जानकारी। फिर कह रहा है कि शूद्रक के मृच्छकटिकम से भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर जो विष्णु पुराण आदि हैं उससे भी मौर्य शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर वायु पुराण में गुप्त शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, किससे, वायु पुराण से गुप्त शासकों के बारे में प्राप्त होती है। ये सब सारे क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। फिर कह रहा है कि विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस नाटक है उससे भी क्या है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरा जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है ना, उससे भी क्या है कि इतिहास के बारे में पता चलता है।
फिर कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक महान जो है उसके अभिलेख से भी क्या कहता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार जो गुप्त शासक हैं, ठीक है ना, कौन गुप्त शासक है, दिग्विजय समुद्रगुप्त की जानकारी भी क्या है, प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त होती है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके द्वारा यानी जो भी उस समय के जो कवि थे, उनके दरबार के जो लेखक थे, ये अर्थशास्त्री थे, उसके द्वारा उन लोगों के द्वारा जो भी लिखा गया जो किताब था उसके द्वारा क्या है, भारतीय इतिहास के बारे में क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है ना, ये कुल मिलाकर बात ये हुई। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है। आप क्वेश्चन पकड़ेंगे क्या करें कि अभिलेखों का महत्व। ठीक है ना, तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, संक्षिप्त में बताना है, यानी शॉर्ट थोड़े से वर्डों में बता देनी है इसको। अब देखिए कि क्या कहता है कि अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी एवं बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अभिलेख किसके कहते हैं, तो अभिलेख पत्थर पे भी खुदा हो सकता है, मिट्टी के बर्तन पे भी खुदा हो सकता है, और कठोर सतह पे भी क्या हो सकता है, खुदे हो सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। फिर कहते हैं अभिलेख पे आखिर में लिखा क्या होता है, तो अभिलेख पे लिखा होता है जो उस समय के राजा होंगे, ठीक है ना, उनके बारे में लिखा होता है कि उन्होंने क्या काम करवाया, क्या उपलब्धियां हासिल की थी, कैसे कैसे कार्य कराए थे, उसके बारे में वो लोग क्या करते थे, अभिलेख पे लिखवाते थे कि हमारे द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि आखिर उस पर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। कर कि राजाओं जो राजा होते थे उस समय के, उनके क्रियाकलापों को लिखा जाता था। महिलाओं और पुरुषों द्वारा जो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान होते थे उसके बारे में भी जानकारी दी जाती थी, किस पे, अभिलेखों पर। फिर दूसरा पॉइंट कर रहा है कि अभिलेख एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होते थे, यानी ये नहीं कि एक बार इसको फाड़ देंगे, पत्थर पर लिखा जाता था तो क्या था, उससे अस्थायी प्रमाण हो जाता था। फिर कह रहा है कि कई अभिलेख जो हैं उनके निर्माण की तिथि भी प्राप्त होती है कि ये फलाने समय में लिखवाई गई है। ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है कि प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। प्राचीन जो पुराने अभिलेख है किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। माने प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे या प्राकृत भाषा में है। ठीक है ना। अब उसके बाद में कह रहा है कि प्राकृतिक भाषा क्या है कि माने उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषा थी, यानी प्राकृत भाषा जो सभी, मान लीजिए कि किसी समाज में जो लोग रहता है वो एक समान भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक समान भाषा बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृत भाषा बोलेंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखेंगे क्या कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, ये समझ गए कि इतिहास लेखन में अभिलेख किसको बोलते हैं, जो पुराने बर्तनों पे, मिट्टी के चट्टानों पे या चट्टानों पे लिखे जाते थे। और अभिलेखों से क्या प्राप्त पता चलता है, राजाओं के बारे में, उनके पत्नियों के बारे में, ठीक है ना, वो क्या करते थे, किधर क्या दान देते थे, ये सब उस पर लिखवाते थे। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में अभिलेखों का पढ़ा जाना, सॉरी यहाँ पे पढ़ा लिखा गया है, पढ़ा जाना, ठीक है ना, पढ़ा जाना कब शुरू हुआ। ठीक है, अभिलेखों का पढ़ा जाना कब शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अभिलेख का जो भारत में अभिलेख का पढ़ा जाना 1886 में, क्या है 1886, इसको सुधार लेंगे, ईस्वी में क्या हुआ था, 1886 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग में क्या हुआ कि अध्ययन का शाखा स्थापना हुई। 1886 में इंडिया में इसकी स्थापना हुई। क्या किया, किस चीज़ के लिए, भारत में अभिलेखों का मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्राचीन भारतीय जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, प्राकृतिक भाषा में है। जो प्राकृतिक भाषा किसको बोलते हैं, जन सामान्य की भाषा प्राकृत कहलाती थी। अब कह रहा है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो समस्त जो भी भारत में मिले हैं वो किस लिपि में लिखी गई थी, ब्राह्मणी लिपि में गई थी। सम्राट अशोक के द्वारा जो भी मतलब अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। ठीक है ना। फिर कह रहा है ये 2 भाषा में लिखी गई थी, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि में। फिर कह रहा है कि ब्राह्मणी लिपि से क्या थे, ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखे जाते थे, दाएं ओर से बाएं ओर। ठीक है ना। और खरोष्टी किस तरह लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार फिर कह रहा है कि अशोक के अभिलेख का पढ़ा जाना के बारे में बताना, अशोक के अभिलेख के पढ़ा जाना का। अब देखिए इसका अशोक का जो अभिलेख था कब पढ़ा गया था,
कह रहा है कि 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। उन्होंने ही क्या किया था कि सर्वप्रथम प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों का प्रयोग की गई ब्राह्मणी लिपि का क्या किया था, पता लगाया था। किनके द्वारा? जो मतलब जेम्स प्रिंसेप थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ही इस सबसे पहले क्या था 1830 में इन अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था, ठीक है ना। इसको और नीचे करते हैं हम। करा कि 1807 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख का अध्ययन प्रस्तुत किया था। कब किया था अशोक के अभिलेख को पढ़ना? 1807 में किया था, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि उसने देखा कि अधिकांश जो अभिलेख हैं वो सिक्कों पर किए मतलब लिखे गए हैं। अधिकांश जो अभिलेख है कहाँ पर लिखे गए हैं? सिक्कों पर लिखे गए हैं, ठीक है ना। उन सिक्कों पर क्या था कि राजा का नाम लिखा गया था, और राजा का नाम किस प्रकार लिखा गया था? प्रियदर्शी का पहचान, मतलब प्रियदर्शी यानी कि प्रिय बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और प्रियदर्शी की पहचान किससे किया गया है? तो सम्राट अशोक से पहचान किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए इसको फिर से एक बार और समझा देते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, हम समझ सकते हैं। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं। कह रहा है कि भारत में जो अभिलेख हैं उसको पढ़ा जाना कब शुरू हुआ? तो भारत में जो अभिलेख है कब पढ़ा जाना शुरू हुआ? 1886 ईस्वी में। क्या हुआ यहाँ पे? इसको सुधारेंगे, 1886 ईस्वी में पढ़ा जाना शुरू हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि आखिर में जो अभिलेख हैं वो अभिलेख किस किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि में प्राप्त हुई है और खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुई है, ठीक है ना। वो किसके थे लिपि? सम्राट अशोक के लिपि है, यानी लिखवाया गया है। किस भाषा में लिखा गया था? ब्राह्मणी और खरोष्टी में। अब कह रहा है कि ब्राह्मणी लिपि को दाएं ओर से एवं खरोष्टी लिपि को बाईं ओर से लिखवाया जाता था, ठीक है ना। एक उल्टा और एक सीधा लिखवाया जाता था। अब कह रहा है कि जो अशोक के द्वारा जो लिखवाए गए जो अभिलेख थे उसको कब पढ़ा जाना संभव हो पाया? तो उसको पढ़ा जाना कब संभव हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो 1830 ईस्वी में, ठीक है ना, 1830 ईस्वी में ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके टकसाल के एक जो अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना, उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि सिक्कों का प्रयोग किया और सिक्कों का प्रयोग किया। उसके बाद में आता है कि जो सिक्कों पर किस भाषा में लिखे गए थे? खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। और उन्होंने सबसे पहले पता किया कि आखिर ये भाषा कौन सी है, किसकी लिखी गई है। तो 1807 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक का अभिलेख का अध्ययन प्रस्तुत किया था और उसने देखा कि अधिकांश जो अभिलेख हैं वो सिक्के पर लिखे गए हैं। और किस तरह उस पर क्या लिखा गया था? प्रियदर्शी, ठीक है ना। और प्रियदर्शी का मतलब क्या था उस समय? राजा का नाम अंकित। प्रियदर्शी का मतलब राजा का नाम। और प्रियदर्शी का पहचान किससे किया गया है? अशोक से पहचान किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। किसके ऊपर? खारवेल में जो हाथी गुफा है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए आते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखेंगे कि कलिंग राजा खारवेल, ठीक है ना। अब खारवेल कौन है? कलिंग का राजा था। कलिंग राजा खारवेल के अभिलेख अब कहाँ पे है? ये खारवेल उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है ना। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। कह रहा है कि जो कलिंग राजा खारवेल का यह अभिलेख उड़ीसा यानी उड़ीसा पुरी में जो जगह है उड़ीसा वहीं पे स्थित है। क्या है? कौन स्थित है? हाथी गुफा स्थित है। कह रहा है कि इसमें जो लिपि लिखी गई है वो किस चीज़ की है? ब्राह्मणी लिपि में है, ठीक है। यह प्रथम सदी उत्तरार्ध का है, यानी प्रथम सदी जो है प्रथम ईसा पूर्व, उसी समय इसका पता चलता है, यानी उसी समय इसको क्या किया गया था? बनवाया गया था। किसको बनवाया गया था? हाथी गुफा को। कब बनवाया गया था? प्रथम सदी में बनवाया गया था। फिर कह रहा है कि इसमें जो कलिंग का जो प्रसिद्ध शासक था खारवेल, उसके राजनीतिक उपलब्धियों को क्या किया गया है? लिखा गया है। राजनीतिक उपलब्धियों को क्या किया गया है? लिखा गया है। फिर कह रहा है कि उसके बारे में बताता है कि उसने जो मगध जो क्षेत्र था, मगध तक का क्षेत्र था, उसको क्या किया था? जीत लिया था। उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। फिर कह रहा है कि अभिलेख की सर्व प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? तो अभिलेख की जो सर्व प्रमुख विशेषता थी उसमें बताया गया है कि प्रारंभिक 13 वर्ष के जीवन तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यानी जो खारवेल राजा था कलिंग का, उसके जीवनी के बारे में लिखा गया है हाथी गुफा में।
फिर कह रहा है कि उसके जो उसने 13 वर्षों तक जो राज्य किया था उसके घटनाओं के बारे में इसमें लिखा गया है। क्या किया गया? उसके घटनाओं के बारे में लिखा गया है। जो 13 वर्ष उसने क्या किया था? शासन किया था, उन्हीं घटनाओं को इस अभिलेख में लिखा गया है। किस गुफा में लिखा गया है? हाथी गुफा में लिखा गया है। और कब इसका उद्भव हुआ था? प्रथम सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, तो खारवेल का पूछेगा अगर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, तो खारवेल का हाथी गुफा में किसके बारे में लिखा गया? तो कलिंग का जो राजा था खारवेल, उसके बारे में क्या किया गया है? लिखा गया इस हाथी गुफा में। और इसका पता कब चल रहा है कि कब इसको बनवाया गया था? तो प्रथम सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। ठीक है ना। और ये जो हाथी गुफा है, इस हाथी गुफा में जो खारवेल राजा था उसके 13 वर्षों की क्या है? 13 वर्षों की घटनाओं को लिखा गया। 13 वर्ष जो उसने राज्य किया उसकी घटनाओं को लिखा गया। और उसमें ये भी लिखा गया कि मगध को उसने जीत लिया था। ठीक है ना, क्या किया था? मगध को जीत लिया था। चलिए, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नागनिका नानघाट गुहा अभिलेख के ऊपर प्रकाश डाले। क्या है? नागनिका नानघाट गुहा अभिलेख के ऊपर प्रकाश डाले। देखिए, इतना सारा क्वेश्चन देखकर आप घबराएंगे नहीं। ठीक है ना। ये क्या है कि इसको आप जान लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा आगे तक, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप यूपीएससी बीपीएससी पढ़ेंगे तो इसके लिए तो फिर आपको इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पे अच्छा से समझ ले, जान ले। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो एक बार कॉल कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऊपर आपको शो कर दिए हम। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नागनिका नागघाट गुहा अभिलेख के ऊपर प्रकाश डाले। ठीक है ना। अब ये नागनिका के बारे में बताना है। किसके बारे में? नागनिका के बारे में। अभी कौन है इसको जानते हैं। कह रहा है कि सातवाहन वंश के कई अभिलेखों में यह प्रमुख अभिलेख है। क्या है? जो सातवाहन जो वंश था, ठीक है ना, उसके ये अभिलेख है। ठीक है ना, मैंने बहुत सारे अभिलेख ले गए थे, उसी में से एक यह भी अभिलेख है। कौन अभिलेख है? नागनिका नागघाट। ठीक है। ये कह रहा है कि ये कहाँ पे है? तो ये पूना में है। ठीक है ना, कहाँ पे? पूना में है। पूना में कौन सा है? नागघाट अभिलेख मिलता है। ठीक है ना। अभी कर ये भी कब लिखा गया था? प्रथम सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक। अभी किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें जो सातवाहन शासक थे सतकर्णी प्रथम, ठीक है ना, जो सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम, उसकी जो पत्नी थी नागनिका, ठीक है ना, उसी के विभिन्न यज्ञ का विवरण दिया गया है। उन्हीं के पत्नी का, किसके पत्नी का नाम था? नागनिका। सातवाहन शासक सतकर्णी का नाम, पत्नी का नाम था नागनिका। ठीक है ना। और उनके द्वारा जो विभिन्न यज्ञ किए गए थे उसके बारे में इस नागनिका नागघाट गुहाभिलेख में वर्णन किया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इससे सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है ना। अब देखिए कि इससे क्या पता चलता है? नागनिका नागघाट गुहा अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है? सबसे पहले तो पता चलता है कि सातवाहन जो शासक थे सतकर्णी, उनकी पत्नी का नाम था क्या? नागनिका। ठीक है ना। और उनने जो विभिन्न यज्ञ करवाए थे उसके ही बारे में इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में इनके राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है इस अभिलेख से। तो ये पूरा हो गया। ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है, यानी पूना में स्थित है। ठीक। कब खुदवाया गया था इसको? कब खुदवाया गया था? प्रथम सदी ईसा पूर्व में। ठीक है। किस भाषा में है? ब्राह्मणी लिपि में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के ऊपर संक्षिप्त में विवरण दे। रुद्रदामन, ठीक है ना, एक राजा है रुद्रदामन, उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके बारे में क्या करना है? बताना है। चलिए देखते हैं। अभी रुद्रदामन के बारे में बताना है। तो रुद्रदामन क्या है? शक, ठीक है ना, शक शासक था। इसकी जो लिपि थी किस भाषा में थी? ब्राह्मणी लिपि में थी। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके जो अभिलेख है वो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। ठीक है ना, बहुत मतलब महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें कह रहा है कि इसमें सुदर्शन झील पर जो निर्मित बांध है उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है। अब कह रहा है कि सुदर्शन झील को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसप महोदय को जाता है। उन्होंने के द्वारा है क्या किया था? उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे क्या किया था? 1832 में जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 7वें अंक में प्रकाशित किया था इसको।
ठीक है ना। किसको प्रकाशित किया था? इस अभिलेख को प्रकाशित किया था। कब किया था? 1832 में। किस में? जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है ना। तो क्या किया था कि इसको प्रकाशित किया था कि पता यहीं से पता चला किसके बारे में? सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। अब ये सुदर्शन झील बहुत महत्वपूर्ण का है, आगे आगे देखेंगे आप कि इसके बारे में क्या क्या पता चलता है। फिर कह रहा है कि इसमें बताया सॉरी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से रुद्रदामन ने जो सुविख्यात यानी सबसे जो प्रमुख प्रसिद्ध जो सुदर्शन बांध था उसका पुनर्निर्माण कराया था, क्योंकि इसके पहले क्या था? टूट गया था। उसका क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था, यानी फिर से बनवाया था। फिर कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण भी मिलता है। जब उसको फिर से बनवाया, फिर से रिपेयर करवाया, तो उसने अपने बारे में क्या किया? लिखवा दिया उस पर, जिससे पता चलता है कि जूनागढ़ अभिलेख से भी पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख में सबसे प्रमुख क्या था? सुदर्शन झील, ठीक है ना। इससे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुदर्शन झील के निर्माण और महत्व का वर्णन करें, ठीक है ना। क्या है? सुदर्शन झील के निर्माण और महत्व का वर्णन करें। अभी सुदर्शन झील के बारे में जानते हैं, ऊपर बताएं हम आपको कि आगे इसके बारे में और जानेंगे। अब क्या है कि सुदर्शन झील था, ये क्या था? कृत्रिम झील था। क्या था? कृत्रिम झील था। इसे कह रहा है कि इससे हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत के एक अभिलेख से मिलता है। जो सुदर्शन झील है इसके बारे में पता सबसे पहले कब लगा? दूसरी शताब्दी ईस्वी में पता चला। किसके द्वारा? एक संस्कृत के अभिलेख है उसके द्वारा मिला। फिर कह रहा है कि इस अभिलेख में, ठीक है ना, शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। अब इससे पता चलता है कि इसको बनवाया क्यों गया था। तो रुद्रदामन जो उस समय का राजा था, शक का राजा, ठीक है ना, रुद्रदामन, उसकी उपलब्धियों को इस पे क्या किया गया था? मतलब खुदवाया गया था। इसके लिए क्या किया था? इसको बनवाया गया था। फिर कह रहा है कि इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। फिर सुदर्शन झील को बनवाने के बारे में कहानी आती है कि सुदर्शन जो झील है इसको कब बनवाया गया था? मौर्य काल में ही बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? मौर्य काल में ही। किसके द्वारा बनवाया गया था? एक उस समय एक राज्यपाल था, उसी के द्वारा क्या किया था? बनवाया गया था, ठीक है। अब बनवाया तो दिया गया, लेकिन क्या कर रहा है कि इस एक भीषण तूफान आया था। क्या था? भीषण तूफान आया था, ठीक है ना। अब इस तूफान में क्या हुआ था कि इसका तटबंध टूट गया और सारा पानी इसमें से क्या हुआ कि निकल गया। और जब पानी निकल जाएगा तो बांध फिर किसी काम का नहीं होगा। लेकिन उस समय जो तत्कालीन शासक था रुद्रदामन, उसी ने क्या किया कि इसका मरम्मत करवाया, और मरम्मत अपने खर्चे पे करवाया था। इस माने जो मरम्मत करवाने का जो पैसा था वो किसी से नहीं लिया था, ठीक है। चलिए, तो इसको भी समझ गए आप कि सुदर्शन झील के निर्माण और महत्व का वर्णन करें। तो सुदर्शन झील के बारे में समझ गए कि सुदर्शन झील कब बना, किसने बनवाया और कब टूटा था, ठीक है ना, और किसने इसको फिर से फ्री में बनवाया। ये क्लियर हो गया। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करें, ठीक है ना। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है उसके ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करना है। अब इसका समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यानी स्तंभ लेख है, किस भाषा में है? ब्राह्मणी लिपि में है, ठीक है ना। यह अभिलेख जो है कहाँ से कहाँ से प्राप्त होती है? कौशाम्बी से, ठीक है ना। कहाँ से? कौशाम्बी से। अब इसको कह रहा है कि कौशाम्बी से इसको क्या किया गया था? इलाहाबाद के किले में लाया गया था। कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद लाया गया था इसको। फिर कह रहा है कि इसकी जो लिपि ब्राह्मणी भाषा एवं संस्कृत भाषा है, ठीक है ना। इसकी जो भाषा है ब्राह्मणी और संस्कृत भाषा में है। और इसमें कह रहा है कि कुल 33 पंक्तियाँ हैं, 33 लाइनें हैं, यानी ये जो लाइनें होती है ना 33 लाइनें में लिखा गया इसमें। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की जीवन चरित्र का उपलब्धियों का विवरण है। जो उस समय राजा थे, कौन से थे? गुप्त सम्राट के राजा समुद्रगुप्त थे, उनके जीवन के बारे में यानी उनके जीवनी को लिखा गया है इसमें, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसमें समुद्रगुप्त के कुमारामात्य एवं हरि सिंह नामक कवि ने 350 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख को किसने खुदवाया था? तो जो समुद्रगुप्त का कुमारामात्य थे, माने कुमारामात्य एक अधिकारी होते थे, ठीक है ना, उनके द्वारा और हरि सिंह नामक कवि के द्वारा
खुदवाया गया था। कब खुदवाया गया था? 350 ईसा पूर्व में, 350 ईस्वी में खुदवाया गया था। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हरि सिंह के बारे में बताया रहा कि हरि सिंह क्या थे? एक महादंड नायक थे। ठीक है ना। अब महादंड नायक जो ध्रुव भूति का पुत्र था। ठीक है ना। उस समय समुद्रगुप्त के दरबार में क्या था, उससे पहले या उसके बाद के बाद बता रहे हैं हम कि हरि सिंह जो थे क्या थे? महादंड नायक थे। ठीक है ना। किसके दरबार में थे? ध्रुव भूति के पुत्र थे ये हरि सिंह। ठीक है ना। और किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ठीक है ना। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था कि इसका खुदवाई करवाया गया था। और एक और थे कुमारामात्य जो उस समय के अधिकारी थे। फिर कह रहा है कि यह कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे लिखा गया है। इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है ना। किसके बारे में लिखा गया है? कौशाम्बी में जो अशोक का स्तंभ है उसके नीचे इसको लिखा गया है। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। कह रहा है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। तो प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है उसके बारे में बताना है। ठीक है ना। तो किस भाषा में है? ब्राह्मणी लिपि में है। कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी से कहाँ लाया गया? इलाहाबाद लाया गया। ठीक है ना। किस किस भाषा में है? ब्राह्मणी और संस्कृत भाषा में है। कितने पंक्तियों में लिखी गई है? 33 पंक्तियों में लिखी गई है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें समुद्रगुप्त के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। फिर इसको बनवाया किसने था? तो समुद्रगुप्त का एक जो कुमारामात्य अधिकारी थे वो बनवाए और हरि सिंह द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 350 ईस्वी में बनवाया गया था। हरि सिंह कौन थे? तो हरि सिंह ध्रुव भूति का पुत्र था। ठीक है ना। जो हरि सिंह कौन थे? महादंड नायक थे और ध्रुव भूति का पुत्र थे। फिर कह रहा है कि इसके बारे में पता चलता है। किसके बारे में? ये कौशाम्बी का जो अभिलेख है यानी कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके बारे में पता चलता है। कौशाम्बी में जो अभिलेख है अशोक का, उसी में के नीचे इसको लिखा गया है, इसके बारे में पता चलता है। क्लियर। चलिए नीचे चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुदर्शन झील के इतिहास को जानने में अभिलेखों की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। ठीक है। सुदर्शन झील के बारे में फिर बता रहे हैं यहाँ पे कि उसको जानने के लिए अभिलेखों का क्या भूमिका है। ठीक है, स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारत में, ठीक है ना, मौर्य काल से गुप्त काल तक की सिंचाई व्यवस्था होती थी। किससे होती थी? सुदर्शन झील से होती थी। ठीक है ना। कह रहा है, सीधा फिर से समझिएगा, सुदर्शन झील के बारे में बताना है। तो प्राचीन यानी पूर्व, जो हमारे प्राचीन यानी शुरुआत का जो जीवन था उसमें जो मौर्य काल और गुप्त काल का जो अर्थव्यवस्था थी, जो उस समय खेती होता था, उस खेती में क्या किससे पता चलता है? उस खेती किस चीज़ से होता थी? खेती तो होता था, यानी उसमें सिंचाई करने के लिए कहाँ से व्यवस्था की गई थी? इसी नहर से व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना। फिर से कह रहा है कि सिंचाई व्यवस्था राजाओं द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से समझेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फिर से समझते हैं। सुदर्शन झील का इतिहास जानने के बारे में बताना है। ठीक है ना। इसकी भूमिका क्या है स्पष्ट करना है। तो प्राचीन जो भारत था हमारे, यानी पुराने ज़माने की बात है कि उस समय जो मौर्य काल और गुप्त काल में जो सिंचाई व्यवस्था थी वो किस चीज़ से होती थी? नहरों के द्वारा होती थी। ठीक है ना। और नहरों पे क्या किया जाता था? उन राजाओं के अभिलेख मतलब खोद दिए जाते थे कि फलाना राजा द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इस दृष्टि से शक छत्रपति रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इन राजाओं में जो ये राजा हुए हैं, कौन कौन से राजा? रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे, एवं शक एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। यानी जो सुदर्शन झील है इसी के समान ये अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इन दोनों अभिलेखों में, ठीक है ना, हमें सुदर्शन झील एवं सिंचाई संपूर्ण इतिहास प्राप्त होता है। ये जो दोनों अभिलेख हैं, कौन कौन से? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और गुप्त शासक का या स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, इनसे किसके बारे में पता चलता है? सुदर्शन झील एवं सिंचाई के बारे में पता चलता है कि उस समय के जो राजा थे अपने प्रजा को, खेत को सिंचाई करने के लिए क्या क्या व्यवस्था किए थे। फिर कह रहा है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उर्जयत पर्वत के नीचे की ओर बहने वाली
जो मतलब सुवर्णिका एवं पलानी जो नदी थी उनके बारे में पता चलता है कि उस पर क्या किया गया था, बांध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रांतपति पुष्यगुप्त से सुदर्शन झील बनवाई थी। ठीक है ना, किससे बनवाई थी सुदर्शन झील, यहाँ पे देखेंगे किससे बनवाई थी सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतपति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। ठीक है, सुदर्शन झील को फिर से एक बार समझेंगे। कह रहा है कि सुदर्शन झील का इतिहास जानना है, तो सुदर्शन झील का जब इतिहास जानना है तो सुदर्शन झील का क्यों बनवाया गया था, सिंचाई के लिए बनवाया गया था, सिंचाई व्यवस्था के लिए। कहाँ से पता चलता है, तो उस समय के जो राजा थे वो राजा के माने राजा के जो अभिलेख थे, कौन कौन से अभिलेख थे, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। किसके बारे में, सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। अब सुदर्शन झील किस लिए बनवाया गया था, सिंचाई के लिए बनवाया गया था। ठीक है ना, इसे संपूर्ण सिंचाई के लिए बनवाया गया था। और इसको बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतपति पुष्यगुप्त जो एक मंत्री थे उनके द्वारा क्या किया गया था, इस सुदर्शन झील को बनवाया गया था। ठीक, क्लियर, इसको थोड़ा सा वर्डों में समझ में अच्छा से आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि इतिहास लेखन में ग्रंथों का विश्लेषण करें। अब इतिहास लेखन में ग्रंथों का क्या महत्व है इसके बारे में जानना है, आइए देखते हैं। तो इतिहास लेखन में कह रहा है कि इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का बहुत महत्व है। ठीक है ना, बहुत महत्व है साहित्यिक स्रोतों का, यानी जो पुराने पीछे बता चुके हैं हमको, रामायण महाभारत ये सब चीज़ें हैं, ये क्या है, साहित्यिक स्रोत हैं। कह रहा है कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास लिखना हो तो हमें प्रचुर मात्रा में ग्रंथ उपलब्ध मिलते हैं। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि इतिहासकार को इस ग्रंथों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना होता है। फिर कह रहा है कि अधिकांश ग्रंथ काव्य एवं नाटक के रूप में उपलब्ध हैं, जैसे कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक। ठीक है ना, ये क्या है, पुरातत्व इतिहास की सर्वप्रमुख सर्वश्रेष्ठ कसौटी हैं। अतः साहित्यिक स्रोत से प्राप्त तथ्यों की जांच पुरातात्विक स्रोत से करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, फिर से समझेंगे इसको। इतिहास लेखन में ग्रंथों का विश्लेषण करें, तो इतिहास लिखने के लिए हमें ग्रंथ कौन कौन से प्राप्त होते हैं, रामायण महाभारत पुराण बौद्ध साहित्य जैन साहित्य ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो अधिकतर मात्रा में यही उपलब्ध है हमारे पास। तो इससे क्या है कि ग्रंथ पता चलता है, इससे बहुत ज़्यादा क्या पता चलता है कि हमारा जो इतिहास लिखा गया अधिकतर इन्हीं पर टिका हुआ है, इन पुराने ग्रंथों पर टिका हुआ है। तो इसलिए क्या है, ग्रंथों की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका क्या होता है, विश्लेषण करना होता है कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी विशेषताएं पता करनी होती है। और जो अधिकांश जो ग्रंथ है वो किस चीज़ में लिखा गया, या तो कथा है या नाटक है, क्या है, कविता द्वारा बताया गया या नाटक है। ठीक है ना, जैसे में क्या है, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक, ये सब क्या है, पुराने ग्रंथ हैं या कथा है या नाटक है। ये है, इससे पता चलता है पुराने राजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। अब आते हैं 16 महाजनपद कौन थे, या महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो 16 महाजनपद, ठीक है ना, कौन से 16 महाजनपद कौन थे। अब 16 महाजनपद देखिए कि 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था, मगध महाजनपद था। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि समस्त भारत में 16 महाजनपद के रूप में क्षेत्रीय राजाओं का उदय के साथ साथ भारत में प्राचीनतम राज्य अस्तित्व में आरंभ हुआ। इन्हीं 16 महाजनपदों में भारत का क्या हुआ, अस्तित्व आया। इसी समय क्या हुआ था, इन्हीं 16 महाजनपदों में लोहे जो होते हैं ना, लोहा का प्रयोग होना शुरू हो गया था, सिक्के बनाए जाने लगे थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आए। ठीक है ना, उसी के बाद बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ भी हमें क्या होता है, इन 16 महाजनपदों के बारे में प्राप्त होता है। वो किससे प्राप्त होता है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है ना, अब इस 16 महाजनपद थे, कौन कौन थे इसको बताते हैं। तो 16 महाजनपद में थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये क्या थे, मगध 16 महाजनपदों के ये मतलब 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे जो शक्तिशाली कौन था, मगध था। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना के विषय में चर्चा करें। ठीक है ना, किसके बारे में चर्चा करना है? मगध साम्राज्य के बारे में। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। आइए, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे। थैंक यू।